सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए फिर। लेक्चर नंबर 25 रहने वाला आज हम लोगों का। ठीक है, 25 लेक्चर। तो स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हु अमंग द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड अंडर द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र है? कमेंट में पहले तो ये बताइए, फ्री लीगल एड सर्विस टू द पुअर ये किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, किस डीपीएसपी में बात कही गई है, और इस स्टेटमेंट को वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये सीजीएल मेंस टाइप का क्वेश्चन है, फिर सीएचएसएल मेंस टाइप का क्वेश्चन है ये, लेकिन आया भी आपके आई थिंक सीपीओ एग्ज़ाम में ये। ठीक है, सेवेंटी फाइव सेंसस क्वेश्चन की पीडीएफ यार शायद वो मिसिंग हो गई है साहिल। चलिए, फिर एटलीस्ट कितने लेक्चर अच्छे से करें, इतने लेक्चर अच्छे से करो, और इतने जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से मत करना, वो ऐसे ही कर लेना। ठीक, तो ये क्या आंसर होगा? अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, ये सही है। अब लास्ट स्टेटमेंट ज़रा पढ़ो। टू फाइल एनी केस, पहली बात तो जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर आर्टिकल नंबर 39A होगा, अनुच्छेद नंबर 39 का होगा, जो फ्री लीगल एड सर्विस टू द पुअर की बात करता है। ठीक, तो उसके तहत लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बनाया गया था। एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बनाया गया था एक 1987 1987 का, जिसके तहत नालसा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका मेन काम ये था कि किस तरह से लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जाए और एमिकेबली, यानी बहुत ही फ्रेंडली तरीके से एमिकेबली डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट किया जाए, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स किया जाए। यानी कि वो तबका जो कि बड़ी बड़ी फीस वकीलों की नहीं दे सकता है, तो उसका एमिकेबली तौर से बहुत ही कम फीस में, या फिर उनको वकील हायर करके दिए जाए ज़ीरो फीस, और वो उनका केस लड़ें। तो ये लोक अदालत का काम है। और इसके जो चीफ पैटर्न होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके जो चीफ पैटर्न होते हैं वो हमारे CJI, दैट इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि वो एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मेंबर है, तो वो फ्री लीगल एड सर्विसेज के लिए एलिजिबल है। अगर एक विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अंडर आर्टिकल 23, तो वो भी एलिजिबल है। कोई इंडस्ट्रियल वर्कमैन है तो वो भी एलिजिबल है। अ पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेज ऑफ अनडिजर्व वांट सच एज बीइंग अ विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, वो भी एलिजिबल है। टू फाइल एनी केस इन सुप्रीम कोर्ट इफ एनी पर्सन नीड फ्री लीगल एड, द पर्सनस एनुअल इनकम मस्ट बी बिलो 10 लाख। 10 लाख से इनकम कम होनी चाहिए। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, लॉजिकल सी बात है, 10 लाख एनुअल इनकम कम नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है 10 लाख जो है। यानी रफली अगर हम महीने का बात करें तो कुछ 80 से 85 हज़ार महीने का कमा रहा है, तो उसको फ्री लीगल एड सर्विस की क्या ज़रूरत है? तो एक्चुअल में ये 10 लाख नहीं है, इसने डेटा को चेंज कर दिया। और यही हम लोग नेटो में पढ़ते हैं कि डेटा को चेंज करना आसान होता है, और वो यहाँ पे इसने कर दिया। डेटा जो फैक्ट होते हैं, तो 1 लाख का उसने यहाँ पे 10 लाख कर दिया। तो ये लॉजिकल था कि ई वाला नहीं होगा, और अगर आप इसको एलिमिनेट कर लिए थे तो सही आंसर तक आप पहुँच जाते। एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो ही गए थे। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, A, B, C एंड D। देवनामी पियादसी इज अनदर नेम फॉर हुम अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न किंग्स। किसका नाम है ये? शतधनवन का, बिंदुसार का, संप्रति का, या फिर अशोक का? बिंदुसार किसके बेटे थे?
चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य वंश के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने धनानंदा यानी जो नंद वंश का आखिरी रूलर था उसको हरा के मौर्य वंश की स्थापना करी थी, ये हमने पढ़ा। और उसका बेटा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य एज सन। और इनके रिगार्डिंग ये ध्यान रखनी है जो बिंदुसार हैं कि इन्होंने जो सीरिया के रूलर थे उस समय इनके टाइम पे एंटियोकस दी फर्स्ट, उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे इनके, और इस वजह से एंटियोकस दी फर्स्ट से इन्होंने मंगवाई थी क्या चीज़ें? फिक्स मंगवाए थे, फिलोसोफर्स और वाइन, ठीक है, फिक्स, फिलोसोफर्स एंड वाइन मंगवाई थी इन्होंने बिंदुसार ने एंटियोकस वन ऑफ सीरिया से। और इनके बेटे थे अशोक, जिनको कि देवनामी पियादसी अशोक यानी कि देवों के प्रिय अशोक के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? इनके जो 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये मतलब, और साथ ही साथ कुछ जो माइनर एडिक्ट्स हैं उनसे पता चलता है, ठीक है। सबसे पहले अशोका के इंस्क्रिप्शंस को किसने डिसाइफर किया था, किसने पता लगाया था कि भाई ये अशोक के इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे ये हैं, ठीक है। तो 14 रॉक एडिक्ट में आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं कि किसमें अशोक ने बोला था कि जो एनिमल की हत्या है यानी एनिमल जो सैक्रिफाइस है वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, ठीक है। किसमें बोला था कि जो एनिमल सैक्रिफाइस है वो प्रोहिबिटेड है? किसमें कलिंग वॉर के बारे में मेंशन किया था ये बताना है। और किसमें इन्होंने बोला था कि हमें मतलब एक तरह से जो बाकी के धर्म हैं उनकी तरफ टॉलरेंस रखना है, टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स, बाकी के जो धर्म हैं उनके प्रति भी हमें टॉलरेंस की भावना रखनी है। माइनर एडिक्ट्स जो हैं, 4 माइनर एडिक्ट्स हैं जिनमें कि अशोक का नाम देवनामी पियादसी अशोक मिलता है। नहीं तो पता नहीं चल पाया था पहले कि ये किसके इंस्क्रिप्शंस हैं, जिसको कि सबसे पहले किसने डिसाइफर करने का काम किया था? जेम्स प्रिंसेप ने, लेकिन पता नहीं चल पाया था किसके हैं। जब ये देखा गया देवनामी पियादसी के अशोक, तब पता चला अच्छा अशोक के हैं ये। तो 4 कौन से हैं जिसमें अशोक का नाम लिखा हुआ है? तो एक है आपका मस्की, एक है आपका नेट्टूर, ये दोनों आपके साउथ इंडिया में है, कर्नाटक में ये, ठीक है, नेट्टूर आंध्र प्रदेश, और गुज्जर और ब्रह्मगिरी। ये आपको ये जो है इसमें अशोक का नाम देवनामी पियादसी अशोक मिलता है। एनिमल सैक्रिफाइस की जब हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट जो मेजर रॉक एडिक्ट है। कलिंग वॉर के बारे में 13th मेजर रॉक एडिक्ट के में लिखा हुआ है, और टॉलरेंस टुवर्ड अदर रिलीजन रखना ये 12th वाले में लिखा हुआ है। और जो 4th वाला है उसमें लिखा हुआ है धम्म घोष, कि किस तरह से धम्म घोष के पथ पे चलना है, ना कि बेरी घोष। जो इन्होंने कलिंग वॉर हुआ था, हमें पता है कलिंग वॉर कब हुआ था? 261 BC में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था, और 261 BC में ही। और ये कलिंग वॉर उनके कोरोनेशन के कितने साल बाद हुआ था? अशोक के ताजपोशी के 8 साल बाद हुआ था, 8 years लेटर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहीं पे इन्होंने बेरी घोष यानी कॉन्केस्ट थ्रू वॉर को रिप्लेस कर दिया था धम्म घोष से, दैट इज कॉन्केस्ट थ्रू लव। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, इन्होंने सीलोन, दैट इज़ जो आज का श्रीलंका है, ठीक है, जो आज का श्रीलंका है, यहाँ पे इन्होंने क्या भेजे थे? यहाँ पे इन्होंने मिशन भेजे थे। किसके अंडर मिशन भेजा था? एक तो अपना इनके बेटे थे महेंद्र और इनकी बेटी संगमित्रा, जिन्होंने बुद्धिज़्म को प्रमोट किया यहाँ पे। कौन सा फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म? हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म। श्रीलंका और ये मलेशिया, इंडोनेशिया में हीनयान देखने को मिलता है, वहीं पे चाइना, कोरिया, जापान, यहाँ महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म देखने को मिलता है। क्लियर? इन्होंने धम्म महामत्रा करके ऑफिसर भी अपॉइंट किए थे। किसके लिए? कि लोग धम्मा को यानी कि धर्म को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सर ब्रह्मगिरी आपका पड़ता है यहाँ महाराष्ट्र में, ठीक है, ये MP में, और ये आपका कर्नाटक में है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको कमेंट बताना है कि अशोक ने कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल को चेयर किया था, ये आपको बताना है। और राधा गुप्ता की हेल्प से ये थ्रोन पे बैठे थे, कौन? अशोक। और इनके कितने पिलर एडिक्ट्स हैं? तो 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, 7 पिलर एडिक्ट।
और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई है और कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ हुई है। इनके इंस्क्रिप्शंस में तो मल्टीपल यूज़ हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। ब्रह्मी स्क्रिप्ट का नाम और प्राकृत है लैंग्वेज का नाम, जो कि इनके इंस्क्रिप्शंस में मोस्टली यूज़ हुई है। 7 पिलर एडिक्ट्स, जिसका मैंने पूरा बताया था, ये शाफ्ट होता है, ये आपका अबैकस होता है और इसके ऊपर कैपिटल होती है। रामपुरवा का जो बुल है वो राष्ट्रपति भवन में है, और जो सारनाथ का पिलर एडिक्ट है वो हमारा नेशनल एम्बलम है, जिसमें कि आपको 4 शेर देखने को मिलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट कंटेन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग एवरेज एनुअल रेनफॉल। डिक्रीजिंग एवरेज एनुअल रेनफॉल, कमेंट में ज़रा बताएंगे कि रेंज ऑफ जो एनुअल रेनफॉल होती है वो किन जगहों में ज़्यादा होती है। रेंज ऑफ रेनफॉल वहीं पे ज़्यादा होती है जहाँ पे रेंज ऑफ टेम्परेचर, बीट इटर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज़ डेली, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर दोनों ही वहाँ पे मैक्सिमम होती है। अब पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग एवरेज एनुअल रेनफॉल, तो हमें पता है कि साउथ वेस्ट मानसून कुछ इस तरह से आता है। ये इसकी हो गई अरेबियन सी ब्रांच, ये हो गई बे ऑफ बंगाल ब्रांच। जल्दी से रिवाइज करते हैं। 1 जून को हिट करता है इन दी केरला स्टेट, पहला स्टेट है टू रिसीव दी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। इसके बाद यहाँ पे हमें पता है नर्मदा वैली, तो ये अरेबियन सी की जो ब्रांच है, एक तो यहाँ पे हिट करी, दूसरी ऐसे निकल जाती है पैरेलल टू नर्मदा वैली, और तीसरी यहाँ पे निकल जाती है अरावलीज के पैरेलल, यहाँ पे निकल जाती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच सबसे पहले यहाँ पे हिट करती मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया, असम, मिकीर और रेगमा हिल्स, यानी कि यहाँ पे जो हमारा करबी अंगलोंग प्लेट्यू है यहाँ पे हिट करेगा, एंड उसके बाद ये यहाँ मुड़ जाएगा। इसके बाद दोनों का मिलन कहाँ होता है, ये जो हमारी आई बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच पंजाब प्लेन्स में होता है। 15 जुलाई तक पूरे इंडिया में कवर अप हो चुका होता है जो मानसून है, और उसके बाद जो रिट्रीवल है वो शुरू होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया से सितंबर के महीने से नॉर्थ वेस्ट से। काफ़ी लोगों को ये बात समझ नहीं आई थी तब, तो यहाँ से रिट्रीवल होगा और इस तरह से मानसून लौटेगा, जिसको कि हम नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलेंगे। जब लौटता है अक्टूबर के टाइम पे, तो अक्टूबर हीट होती है, जो बहुत ही ह्यूमिडिटी वाली गर्मी हमें देखने को मिलती है अक्टूबर के टाइम पे, रिट्रीवल ऑफ मानसून के टाइम पे। अच्छा, ब्रेक इन मानसून क्या होता है, ज़रा कमेंट में बताने का प्रयास करें। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, जो यहाँ कोरोमंडल कोस्ट में बारिश करके जाता है। सिंपल सी बात है, असम में सबसे पहले मानसून हिट करता है इसकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो असम में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगी, और राजस्थान में सबसे कम होगी। रीज़न क्या है? रीज़न इसका ये है कि राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो अरावली के वेस्टर्न साइड में है, तो वो रेन शैडो एरिया में आता है, लीवर्ड साइड में आता है, वहाँ पे बारिश नहीं होती, इसी वजह से वहाँ पे हमें थार डेजर्ट देखने को मिलता है। ब्रेक इन मानसून होता है जब कुछ टाइम तक बारिश होती है, ठीक है। जैसे कि जब इनिशियली मानसून आता है, जैसे मान लेते हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून आया, एक हफ्ते बारिश हुई और उसके बाद 1-2 हफ्ते का ब्रेक हो गया, उसके बाद फिर बारिश शुरू होती है। जैसे हमारे कानपुर में, जैसे मैंने को पहले ही बताया था, बारिश हुई थी आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले, तब से तो बारिश देखने को मिली नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी तक तो कभी अभी जैसे होता है, कभी कभी बीच में बादल आ जाते हैं तो थोड़ा सा फील दे देते हैं कि देखो देखो बारिश का मौसम है, याद है तुम्हें, और वो फिर चले जाते हैं वहाँ से। बारिश जाने का बहुत टाइम हो गया, यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं हुई, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड, दर्द है अंदर से जो अच्छा लग रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड इन 1902 इंडिया वॉज नॉट रूल्ड फॉर इट्स बेनिफिट बट रादर फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स कॉन्करर्स। किसने बोला था ये बात उन्होंने ही बोली थी, जिन्होंने कांग्रेस की पहली फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट जो थी कांग्रेस की, कब बनी थी? 1917 का जो कलकत्ता सेशन हुआ था। जिन्होंने होम रूल लीग बनाई थी 1916 में, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को चेयर किया था, इसकी प्रेसिडेंटशिप बनी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी कहाँ पे थी? ये न्यूयॉर्क में बनी थी। HP ब्लावत्स्की और MS ऑलकॉट ने बनाई थी। बाद में जब इसका हेडक्वार्टर अड्यार मद्रास में शिफ्ट हुआ, तब चेयरमैनशिप पेनी बेसन जी के पास थी। 1875 में इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे 1875 में बनती है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिस साल आर्य समाज बनता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, 1877 में भी एक समाज बना था, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? 1873 सत्यशोधक समाज, 2 साल बाद आर्य समाज, 2 साल बाद देव समाज, जो कि शिव नारायण अग्निहोत्री ने बनाया था इसको, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन एनी बेसेंट को ब्रिटिशर्स काफ़ी हल्के में लेते थे, लाइक जैसे नहीं पुनीत अपना बोलता है, अच्छा ठीक है फिर तो वैसे ही रिएक्शन कुछ होता था एनी बेसेंट की तरफ ब्रिटिशर्स का। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। लाला लाजपत राय
एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट में इनकी लाठीचार्ज से डेथ हो जाती है। देन बदला लेते हैं हमारे सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जी, जिसकी वजह से उनको फिर 31 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य के नाम से जानते हैं। वैलेंटाइन चिरोल इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था। मराठा और केसरी न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे, मराठी इन इंग्लिश लैंग्वेज और केसरी मराठी लैंग्वेज में। और इन्होंने भी होम रूल लीग की शुरुआत करी थी 1916 में, 1916 में। क्लियर। और इन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल की भी शुरुआत करी थी। सरोजिनी नायडू की अगर बात करें तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1925 का जो कानपुर का सेशन हुआ था उसकी चेयरमैनशिप करी थी। 1924 में बेलगांव में सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसको कि गांधी जी ने प्रेसाइड किया था, एंड इट वॉज द ओनली सेशन प्रेसाइडेड बाई गांधी जी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में सही कथन का चुनाव करें। नर्मदा मालवा प्लेट्यू से निकलती है, बस यहीं तो तुम मात खा गए। नर्मदा जो है हम पढ़ चुके हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, और अमरकंटक प्लेट्यू से एक और रिवर निकलती है। और किस तरह का ड्रेनेज दिखाता है ज़रा ये बताएंगे। नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज़ की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी हो जाएंगे, जैसे तवा एक ट्रिब्यूटरी है इसकी, ठीक है, तवा। मालवा प्लेट्यू से कौन सी एक नदी निकलती है, मालवा प्लेट्यू से, मालवा तो नहीं लेकिन हाँ मालवा से गुजरती है लेकिन निकलती मऊ प्लेट्यू से है। मालवा के बीचों बीच से होकर गुजरती है और मऊ से निकलती है, और वो है चंबल नदी, जो कि किसके लिए जाने जाती है, रेवाइंस क्रिएट करती है, गली इरोजन करती है, जिसकी वजह से बैड लैंड टोपोग्राफी क्रिएट होती है। क्लियर। फिर अगर हम बात करें महानदी राइजेज इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है। जो सिहावा की हिल्स हैं, सिहावा की पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती है, सिहावा हिल से। और इसी में ही हीराकुद डैम, इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम भी बना हुआ है। ओंग, जोंक, तेल इसकी क्या ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ओंग, जोंक और तेल इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। जैसे कि तवा किसकी है, नर्मदा की है। उसके अलावा और भी हैं लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे कि तवा के अलावा बुरनेर है और बंजर है, बुरनेर, बंजर, और क्या है, और आपकी एक कौन सी हो जाएगी, औरसांग। ठीक है। तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताओ औरसांग किसकी ट्रिब्यूटरी ना। ये जो साउथ इंडिया की रिवर्स हैं, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं। पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आपको पता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो टिल्ट है, जो झुकाव है, वो ईस्ट की तरफ है। और बाकी की जो नदियां हैं वो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, जैसे कि दो प्रमुख नदियां, नर्मदा, तापी। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। ये सब यहाँ पे बह के डेल्टा का निर्माण करती हैं, और ये यहाँ पे बह के ईश्वरी यानी ज्वारबद्ध उन्मुख बनाती हैं। ऐसे गोवा में मंडोवी ज्वारी है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आपको शरावती, वराही रिवर देखने को मिलेगी। आपको पता ना जो जॉग फॉल्स हैं, जॉग फॉल्स ये किस रिवर पे हैं, जरा बताइए। जॉग फॉल जो कि गेरसप्पा वाटरफॉल के नाम से जानी जाती हैं। कुंचिकल ये हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये है वराही नदी पे। जॉग वाटरफॉल शरावती नदी पे, ये सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। ऐसे केरल में पेरियार, भरतपुजा, पंबा। पंबा नदी किस लेक में जाके गिरती है, ज़रा बताने का प्रयास करें। तो ये यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट। तो गोदावरी राइजेज नियर द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट नियर नासिक, ये सही है, त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू से निकलती है। और यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। कृष्णा राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, ये भी सही है, महाबलेश्वर से निकलती है, ये भी महाराष्ट्र से ही। सही आंसर क्या होगा, BCD आंसर हो जाएगा। कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, भीम, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे। पंबा नदी गिरती है वेम्बानद लेक में। वेम्बानद हमारा इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है। और जो यहाँ के लेक्स हैं, केरल के लेक्स वाली क्लास अभी हम रिसेंटली कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने बताया था ये सब जितने भी कोस्ट में पाए जाते हैं वो लगून लेक्स होते हैं। यहाँ पे बैक वाटर्स आपको देखने को मिलते हैं केरल में, और इन बैक वाटर्स को हम जानते हैं कयाल्स के नाम से, जहाँ पे आपकी क्या होती है, एक बोट रेस ऑर्गेनाइज की जाती है। विच पार्ट ऑफ द बाईफोकल लेंस फैसिलिटेट्स नियर विजन, तो ये फोकसी लेंस का कौन सा भाग जो है निकट दृष्टि को सुगम बनाता है। तो बाईफोकल लेंस वो लेंस होते हैं जिसमें कि कॉनकेव पार्ट भी होता है, कॉनकेव लेंस भी होता है और कॉन्वेक्स लेंस भी होता है। अच्छा, कॉनकेव का यूज़ कहाँ करते हैं, कॉन्वेक्स का यूज़ कहाँ करते हैं, वो पहले समझिए। होता क्या है, ये पूरा आई का हमारा स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है कॉर्निया है, जहाँ सबसे पहले एक तरह से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, और इसी को ही आई के डोनेशन में यूज़ किया जाता है, आई के डोनेशन में, है ना। तो आप सभी लोग आई डोनेशन ज़रूर करिएगा, है ना। पहले वो आई थिंक कुछ होते हैं पेपर्स कि हाँ आप कि भाई अगर जब मेरी डेथ होगी तो सारे जो पार्ट्स हैं डोनेट कर दिए जाएँ, तो उससे क्या होगा
कि बाकी लोगों को भी विजन मिल जाएगा जिनको विजन नहीं है। तो कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। देन इसके बाद यहाँ पे होते हैं हमारे आइरिस, जो इस पीपल को कंट्रोल करते हैं। पीपल क्या है? पीपल यानी पुतली, यानी यही डायलेट होता है, यही कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। ये अमाउंट ऑफ लाइट कितनी एंटर कर रही है उसको कंट्रोल करता है, विच इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। एंड डू यू नो कि जो आंखों का कलर होता है वो आइरिस की वजह से होता है। ब्लू आइज, स्टोन आइज और ब्राउन आइज, ब्लैक आइज, ये सब आइरिस की वजह से होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इज क्रिस्टलिन लेंस, जो क्या करता है? इसको फोकस करता है लाइट को। और इसी में ही अगर जो है ये मिल्की मिल्की हो जाता है, ठीक है, दूधिया हो जाता है, तो उसी को ही हम बोलते हैं कैटरेक्ट, यानी कि मोतियाबिंद, ठीक, जो कि बिल्कुल ही क्योरेबल है, बिल्कुल क्योरेबल है वो, ठीक है। देन अगर हम बात करें, यहाँ पे आपकी फोकस होती है, दैट इज़ रेटिना। यहाँ पे होता है येलो स्पॉट, जहाँ पे आपका एक तरह से इमेज बनता है। और यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, एक आई में हमारी ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे विजन नहीं बनता है, ठीक। अब ये जो बना क्या इमेज, रेटिना, ठीक है, ये हमारी, ये आप देख पा रहे होंगे नर्व्स हैं, ये नर्व्स हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स हैं इस तरह से, ये ब्रेन से कनेक्टेड है। और ये ब्रेन ही हमारा है, वहीं पे पिक्चर क्लिक होती है। ध्यान रखिएगा, ब्रेन ही देखने का काम होता है, सिर्फ पिक्चर क्लिक करता है। हमारा ये कैमरा है एक तरह से, ही देखने का काम ब्रेन का होता है, ना कि आँख का होता है, ठीक। ये बात हमें तब रियलाइज़ होती है जब हमें ग्लोकोमा और ट्रैकोमा के बारे में पता चलता है। ग्लोकोमा ट्रैकोमा मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ग्लोकोमा ट्रैकोमा वो होते हैं जहाँ पे आई का फ्लूइड का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। और जब ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तो कंप्लीट विजन लॉस हो जाता है, विच इज़ नॉट रिकवरेबल। ग्लोकोमा ट्रैकोमा हो गया तो आपका विजन, पेरिफेरल विजन पहले लॉस होता है साइड का, और उसके बाद पूरा विजन आपका जाता है, जो कि कभी वापस नहीं आ सकता है, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी ऑप्टिक्स नर्व डैमेज हो गई उस प्रेशर की वजह से, और ऑप्टिक नर्व्स ही सिग्नल भेजती हैं ब्रेन तक। क्लियर? अब ये जो इमेज है अगर रेटिना से पहले बनने लगे, क्यों? क्योंकि जो आपका ये लेंस है मोटा हो गया है, तो इसके से फोकस तगड़ा हो गया। फोकस तगड़ा हो गया तो बड़ी जल्दी फोकस मार रहा है, ये रेटिना तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो एक काम करना पड़ता है यहाँ पे कि आपको एक डाइवर्जिंग लेंस रख देना होता है, जो डाइवर्ज कर दे। लाइट आ रही है, उसको डाइवर्ज करके यहाँ पहुँचाए लेंस की तरफ, तब वो फोकस भयंकर मारेगा तो रेटिना पे ही जाके पहुँचेगा वो। ये कंडीशन होती है मायोपिया में, जहाँ पे आपको दूर का नहीं दिखता है, पास का तो दिखता है। क्योंकि पास का दिखता है तो इसीलिए इसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं। दूर का नहीं दिखता है, लिख देते हैं इसमें, दूर का नहीं दिखता है मायोपिया में, और इसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं। रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है। करेक्ट कैसे होता है? कॉनकेव से। हाइपरमेट्रोपिया इसका जस्ट उल्टा होता है, बताने की नीड नहीं है, रेटिना के बाद बनेगा। आप यानी लेंस अपना पावर ऑफ फोकस खो चुका है, उतना कम हो गया, वीक हो गया फोकस, तो एक कॉन्वर्जिंग लेंस रख दो, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस रख दो, तो हाइपरमेट्रोपिया ठीक हो जाएगा आपका, ठीक। समझ गए? अब किसी किसी को होता है कि दोनों प्रॉब्लम होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में आपको दूर और पास दोनों का प्रॉब्लम होता है। ये यूजुअली जब एजेड लोग होते हैं, जैसे हमारे 40+ होने लगते हैं, ठीक है, 45+, तब हमें देखने को मिलता है प्रेस बायोपिया। विद एज क्या होता है, जो हमारा आई का जो लेंस है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लूज़ करने लगता है, जिसकी वजह से प्रेस बायोपिया होने लगता है। तो पास का देखने के लिए आपने देखा होगा इस तरह से रहता है ना, किसी किसी चश्मे में, जैसे आप इस चश्मे में देख पा रहे हैं। और दूर का देखने के लिए ये होता है। तो दूर देखना है आपको, क्योंकि दूर का नहीं दिख रहा है तो कॉनकेव होगा, क्योंकि आपको दूर का नहीं दिख रहा है। जब आपको पास का नहीं दिखता है, यानी फार साइटेडनेस, यानी हाइपरमेट्रोपिया, तो यहाँ पे आप फिर कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं। जब पेपर वगैरह पढ़ते हैं लोग तो इसका इस्तेमाल करते हैं, दूर देखते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ लोअर पार्ट विद कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, नियर विजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स? कब इसको चेंज किया गया? तो ये उसी साल चेंज किया गया था, बिल्कुल। यहाँ पर अंधे कौन हैं जिसको कुछ नहीं दिखता? नवीन दुहुन। डिपार्टमेंट ऑफ, तो कब चेंज किया गया था इसका? ये 1985 में। 1984 में ही क्या बना था? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना था, साई बना था। इसी के अंडर में आता है नेशनल सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, जो कि नेताजी, नॉट नेशनल, नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, जो कि कहाँ पे? पटियाला में है। आगे बढ़ते हैं। आंध्रा रीजन में हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड अ फ्यू पोर्शंस ऑफ द महाभारत इन तेलुगु?
महाभारत को तेलुगु में किसने वो कन्वर्ट किया था? तो ये थे हमारे दो लोग, ननिया और टिक्काना। लेकिन सबसे पहले अगर पूछेगा तो ननिया ने किया था ट्रांसलेट इसको, ननिया। अच्छा, महाभारत को पर्शियन में किसने कन्वर्ट किया था? और पर्शियन में ही रामायण को किसने कन्वर्ट किया था? तो पर्शियन में ध्यान रखना ये कन्वर्ट किया गया था रज़्मनामा के अंडर। महाभारत को रज़्मनामा के अंडर इसको कन्वर्ट किया गया था। महाभारत को रज़्मनामा किसके टाइम पे किया गया था? अकबर के टाइम पे किया गया था। और किसने किया था? अकबर के जो नवरत्न थे, फैज़ी और अब्दुल कादिर बदौनी। ठीक है, ये किसके कोर्ट में थे? अकबर के कोर्ट में थे। इन्होंने पर्शियन में कन्वर्ट किया था क्योंकि अकबर ने एक मकताब खाना करके अलग से डिपार्टमेंट बनवा रखा था कन्वर्जन्स के लिए। जैसे रामायण की अगर बात करें तो इसको कन्वर्ट किया था अबुल फजल ने। ठीक है, ऐसे विष्णु शर्मा जी की पंचतंत्र को भी कन्वर्ट करवाया गया था। अच्छा, महाभारत को तमिल में किसने कन्वर्ट करवाया था, किसने किया था? तो ये किया था कंबर करके थे, कंबर करके थे। उन्होंने कन्वर्ट किया था राम अवतारम, राम अवतारम करके उन्होंने नाम दिया था। इट वॉज तमिल वर्जन ऑफ महाभारत, नहीं रामायण। ठीक है, ध्यान रखना, जो इसको कन्वर्ट करवाया था राम अवतारम नाम से, राम अवतारम, कंबर। अच्छा, तमिल टेक्स्ट है एक काफ़ी फेमस है, सेकंड संगम में कंपोज हुआ था, तोलका पियार ने कंपोज किया था। और इसको क्या बोलते हैं? तोलका पियम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैंने आपको एक और टेक्स्ट बताया था, दैट वाज सीला पडिकरम, सीला पदिकरम। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है लव स्टोरी, किसकी? कोवलन और कन्नगी की। और फिर होता क्या है, जो कोवलन भाई है हमारा, एक दिन अपना परफॉर्मेंस देख रहा था माधवी की, अकेले अकेले गया था और माधवी की परफॉर्मेंस देख रहा था, इम्प्रेस हो गया। फिर माधवी के पीछे पीछे, माधवी आगे आगे, कोवलन पीछे पीछे, माधवी के साथ ही चले गए, कन्नगी को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया फिर इनकी एक डॉटर हुई कोवलन और माधवी की, उसका नाम था मनी में कलई। तो ये भी एक टेक्स्ट है, मनी में कलई, भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कोवलन माधवी की डॉटर है। फिर पता चलता है कोवलन का कि माधवी तो यार मल्टीपल से है। ठीक है, तो फिर मतलब ये फेथफुल तो नहीं है ये माधवी। तो कोवलन फिर शिफ्ट हो जाते हैं अगेन कन्नगी, और कन्नगी इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि पता था, ठीक है, कि ये जो है घूमते फिरते आएगा तो यहीं पे। तो कोवलन जो है फिर से आते हैं कन्नगी, और कन्नगी को एज अ गॉडेस ऑफ चैस्टिटी जो है, गॉडेस ऑफ चैस्टिटी एंड प्योरिटी आज भी वर्शिप किया जाता है केरला में, और केरला और तमिलनाडु वाला जो रीजन है वहाँ पे। और उसके पीछे का भी एक और यहाँ पे किसके, इसके आगे की भी एक स्टोरी है नेकलेस वगैरह की, लेकिन वो स्टोरी यहाँ पे हम नहीं खेल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, सीला पडिकरम, क्लियर इतनी चीज़। और बस आगे बढ़ते हैं। कभी पूछ लेता है ये क्वेश्चन कि किसकी लव स्टोरी है सीला पडिकरम, इस तरह से। ठीक है, विच सेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 डिप्राइव्स द प्रिजनर्स ऑफ देयर राइट टू वोट? राइट टू वोट है हमारे पास, ये किस तरह का राइट है ज़रा बताएंगे कमेंट में। तो मैंने आपको आरपीए 1951 के बारे में बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस मेंशन कर रखे हैं। किस आर्टिकल के तहत, ज़रा कमेंट में आप बताएंगे। तो वो जो क्वालिफिकेशंस है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो आखिरी जो क्लॉज है, ठीक है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट इसके अलावा भी कुछ और भी अपने हिसाब से क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन डिसाइड कर सकता है। तो पार्लियामेंट ने आरपीए 1951 बनाया जिसके तहत क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन डिसाइड किए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ ध्यान रखना। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो कौन सा आर्टिकल है इनका जो क्वालिफिकेशन की बात करता है? ये बात करता है आर्टिकल नंबर 84, अनुच्छेद नंबर 84, जिसमें क्या लिखा हुआ है? 25 साल मिनिमम एज है लोकसभा के लिए और 30 साल है राज्यसभा के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करें डिसक्वालिफिकेशन तो आर्टिकल 102 में है। ये हम एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। आपको स्टेट लेजिस्लेचर का चाहिए तो सिंपल है, आप 89 ऐड कर दो उसमें। फेंसिंग में अ डिफेंसिव ब्लेड मूवमेंट दैट ब्लॉक्स द ओपोनेंट का ऑफेंसिव एक्शन इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं फेंसिंग में? इसको बोलते हैं पैरी पैरी। ये है आपका फेंसिंग का खेल। और इंडिया से एक प्लेयर है यहाँ पे जिनका नाम है भवानी देवी। ठीक है, ओलंपिक्स में खेला जाता है। पिछली बार तो भवानी देवी जी गई थी, इस बार तो मुझे पता नहीं है भवानी देवी या फिर कोई गया है कि नहीं गया, इस बार क्वालिफाई किया है कि नहीं ओलंपिक्स के लिए। भवानी देवी, ठीक है। आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लॉन्च्ड बाई MORD, दैट रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री। कब लॉन्च किया गया था इसको? तो इसको लॉन्च किया गया था 2011 में, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह शायद हम लोग ये पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं तो नोट करिएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार
योजना, ये लॉन्च हुई थी 1999 में। और बाकी तो आपको पता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपका नरेगा एक्ट आया था 2005 में, देन उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2 फरवरी 2006 को, देन उसको नाम नरेगा से मनरेगा हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को। विच थ्योरी, कौन सी थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अर्थ के मूवमेंट ऑन इट्स क्लाइमेट ओवर 1000 ऑफ ईयर्स, कि जो अर्थ के मूवमेंट्स हो रहे हैं उससे क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं, ऐसा तो नहीं पढ़ा था। किसने दी थी, कमेंट में बताएंगे। इसमें तो हमने ये पढ़ा था कि पूरा जो हमारा लैंड मास है, पैंजिया और पानी पैंथालासा, ये है 2 पार्ट में। फिर ये पैंजिया डिवाइड हुआ, ऊपर वाला लॉरेशिया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, और धीरे धीरे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किए। ऐसा हमारा एल्फ्रेड वेगनर जी ने बोला था। किस साल बोला था, 1912 में। ठीक, फिर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वही है जो हमारे ये कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो रीज़न किसने दिया था, रीज़न दिया था आर्थर होम्स ने। ठीक है, आर्थर होम्स ने दिया था। और किसने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी, कि हमारे सी फ्लोर में डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जिसकी वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स अंदर ही अंदर क्रिएट हो रहे हैं। मेजर ओशनिक रिलीफ फॉर्म्स और माइनर, दोनों को रिकॉल करिए। कॉन्टिनेंटल शेल्फ विद अ टिल्ट ऑफ 1 डिग्री और लेस, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, एबिसल प्लेन और डीप सी प्लेन्स। यहाँ पे आपको माइनर रिलीफ फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे सी माउंट हो गया, ग्योट हो गया, अटोल हो गए, इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलर कोरल्स अटोल हो गए। तो ये सब माइनर रिलीफ फीचर्स हैं। किसने दी थी, हैरी हैमंड हेस। तो हैरी हेस ने इस थ्योरी को दिया था किस साल, 1960 में। ये थ्योरी है मिलनकोविच की थ्योरी की, किस तरह अर्थ के मूवमेंट क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं। क्लाइमेट कितने साल का डेटा होता है जरा बताओ। कॉपरनिकस हीलियोसेंट्रिक, आप पढ़ते होंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मैथमेटिक्स पे। तो ये हमारा सन है, और जो 8 प्लैनेट हैं, सन बीइंग एट द सेंटर, और ये 8 प्लैनेट इस तरह से रेवोल्यूशन कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, मतलब इस तरह के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। ऐसा कॉपरनिकस जी ने बोला था इन द ईयर 1543, 1543। ये थ्योरी है 1920s के टाइम की। ये 1543 में बोला था कि सन जो है, इन्होंने कॉपरनिकस जी ने, सन स्टिल है, सन मूव नहीं कर रहा है अपनी पोजीशन पे, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्लाइमेट में। 30 साल का हम डेटा लेते हैं, जिससे कि हम क्लाइमेट को कैलकुलेट करते हैं। कोएपन ने अपना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कब दिया था, जो कि एम्पेरिकल फॉर्म ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था, ये आप कमेंट में बताएंगे। और आर्थर होम्स ने क्या रीज़न दिया था कि प्लेट क्यों मूव कर रही है। इन्होंने बोला था कि जो नीचे कन्वेक्शन सेल डेवलप हो रही हैं, जो हमारी एस्थेनोस्फीयर लेयर है ना, क्रस्ट है, मैंटल है, क्रस्ट है, मैंटल है, कोर है। तो मैंटल का अपर सॉलिड पार्ट है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर है, तो उसमें कन्वेक्शन सेल डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्लेट मूव कर रही हैं। जब प्लेट 3 तरह से मूव कर सकती हैं, एक तो आपस में पास पास आ सकती हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, दूर दूर जा सकती हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, और ये स्लाइड पास्ट ईच अदर कर सकती हैं, यानी कि आपस में साइड साइड खिसक सकती हैं। तो कन्वर्जेंट में क्या होता है, एक प्लेट सबडक्ट कर जाती है तो सबडक्शन जोन क्रिएट होगा, नीचे जाएगी, जल जाएगी, एस्थेनोस्फीयर में पिघल जाएगी, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। इसको बोलते हैं क्योंकि नया क्रस्ट यहाँ से अंदर से मैग्मा या फिर लावा निकलेगा और वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो नया क्रस्ट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो कंस्ट्रक्टिव। और इसमें नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉर डिस्ट्रक्टिव होता है ट्रांसफॉर्म में। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स। तो पहले जरा बताएंगे प्रोपोर्शनल टैक्स कौन सा टाइप ऑफ टैक्स होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अनुपातिक करों का क्या प्रभाव होता है, ये आप जरा कमेंट मतलब ऑप्शन देख के बताएंगे। बहुत टफ क्वेश्चन ये नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन ये नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। डायरेक्ट होता है, गलत गलत है सर सभी लोगों का। वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है सर, प्रोपोर्शनल टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। गलत लिखा है सभी लोगों ने, ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स होता है। जो डायरेक्ट टैक्स आप कमेंट में लिख रहे हो वो प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ टैक्स होता है। कैसे याद रखना है, भूलना नहीं है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो बढ़ता रहता है, तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो डायरेक्ट टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। बताए थे डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो मार्जिनल टैक्स होता है वो एवरेज टैक्स से ज़्यादा होता है,
उसके पीछे का पूरा रीज़न क्या क्या ये होता क्या वो सब समझाए थे। तो यानी प्रोग्रेसिव का मतलब बढ़ता जो रहता है, तो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोपोर्शनल तो इनडायरेक्ट होता है, जिसको कि रिग्रेसिव टैक्स भी कभी कभी बोल देते हैं। अप्रत्यक्ष कर आपका प्रोपोर्शनल होता है। अब खुद ही सोचो, तब तक आप ये बताओ कि डायरेक्ट टैक्स से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे पेपर टैक्स के एग्जाम्पल कमेंट में लिखो। अब खुद ही सोचो कि टैक्स जब कोई इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, ये बता चुका हूँ, सोचवा चुका हूँ तुम्हें कि जब टैक्स इंक्रीज़ होगा तो लोगों के हाथों में इनकम बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। सिंपल सी बात है, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, सिंपल सा लॉजिक है भाई। टैक्स का मतलब है सरकार को पैसा दे दो, तो तुम्हारे हाथ में कम पैसा बचेगा। तो तुम्हारे हाथ में पैसा कम बचेगा तो तुम उसको यूज़ कम पैसे को करोगे, तो मनी मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो मल्टीप्लायर हमेशा कम ही होगा। इंक्रीज के ऑप्शंस तो एकदम घटिया है अगर हम बोलें तो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है कि आप कि इनकम में कितना चेंज आया है, इसको हम आई से भी या फिर वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अवज में आपने कंजम्पशन में कितना चेंज किया है। मान लो मेरी इनकम अभी 20,000 महीने की थी, अभी 40,000 हो गई है, यानी 20,000 से मेरी इनकम बढ़ गई। खर्चे अभी मैं पहले 5,000 करता था, अब उसके मतलब खर्चा अब कितना किया मैंने, तो 8,000। यानी इनकम तो बड़ी डबल, लेकिन मेरा खर्चा डबल नहीं हुआ, यानी मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कोई ऐसा सच यहाँ पे लॉजिक नहीं है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इसका रिलेशन क्या होता है मल्टीप्लायर से। जो मनी मल्टीप्लायर होता है, धन गुणक होता है, उससे क्या रिलेशन होता है इसका? तो इसका रिलेशन होता है 1-1/C। सी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्वेश्चन एक बार सीजीएल 2022 में बना कि इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज सी, अगर इसको हम सी से दिखाते हैं तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होगा? इतना ही होगा जितना यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक, तो ऑटोनमस एक्सपेंडिचर जो मल्टीप्लायर है, ऑटोनमस एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो हमें खर्चे करने ही पड़ते हैं, खाने के खर्चे, पीने के खर्चे, पीने मतलब पानी वाला, तो पीने खर्चे, ठीक है, कपड़े पहनने के, तो ये सब ऑटोनमस होते हैं, ठीक है, करने ही पड़ते हैं। तो ऑब्वियस सी बात ये भी रिड्यूस हो जाएंगे हमारे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, पेपर टैक्स के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ठीक है, जिनमें पेपर फाइलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये पेपर टैक्स होते हैं। कौन सी कमिटी है जो एसोसिएटेड है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से? दत्त, गडगिल, सेन या फिर हजारी? सूरज ठीक है, मैं बुक्स एंड ऑथर वाला भी एक लेक्चर आज तो आप लोगों का, कल हम लोगों ने किया था 1 वीडियो 1 टॉपिक में गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के टाइम पे क्या हुआ था। आज हम लोग इंपॉर्टेंट बैटल्स करने वाले हैं, और एफआरबी के रिगार्डिंग में भी मैं बताऊंगा लास्ट में किस तरह से क्या मैंने सोचा है भी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी दत्त कमेटी है ये। गडगिल कमेटी और प्लस ध्यान रखना मैं आपको ये बता चुका हूँ, कल ही आई थिंक बताया था, फिर उससे पिछले लेक्चर में बताया होगा। कस्तूरी रंजन बताया था ना मैंने आपको, जरा बताओ जल्दी से किससे एसोसिएटेड है? जो रीजन आजकल काफ़ी अभी न्यूज़ में भी है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लैंड स्लाइड्स आई हैं, काफ़ी डिज़ास्टर हुआ है वहाँ पे। केरला फ्लड्स, जो केरला में आपका जो वेस्टर्न घाट्स हैं, पश्चिमी घाट, तो उसको लेके ये कमेटी बनी थी वेस्टर्न घाट्स के कंजर्वेशन के लिए, गडगिल और कस्तूरी रंजन। ऐसे ही ज़रा कमेंट में आप बताएंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट कमिटीज़, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी, ये कब बनी थी, और सरकारिया कमीशन कब बना था। बाकी तो कमीशन और कमेटी बहुत बने थे, जैसे दांडेकर और रथ कमेटी पहली कमेटी बनी थी पॉवर्टी को देखने के लिए, अलग कमेटी बनी थी पॉवर्टी के लिए, और तेंदुलकर कमेटी बनी थी 2005 में इसी के लिए। देन उसके बाद रंगराजन कमेटी बनती है हमारी पॉवर्टी के लिए ही। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, जिसने क्या रिकमेंड किया था कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लागू होना चाहिए। अशोक मेहता इसके बाद बनी थी, उसने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम व्यवस्था के बारे में बताया था। सरकारिया 1983 में बनती है, और इसी के ही रिकमेंडेशन पे इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया। इंटर स्टेट काउंसिल का गठन आर्टिकल नंबर 263 के तहत आता है। इंटर स्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है 263 आर्टिकल में। वहीं पे जोनल काउंसिल जो होती हैं, जोनल, इसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और जोनल काउंसिल का हेड होता है होम मिनिस्टर। जोनल काउंसिल का हेड होम मिनिस्टर होता है, और ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है जोनल काउंसिल, बिकॉज स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 से इनको बनाया गया है। रॉबर्ट ब्राउन ने किस साल बोला था कि देयर इज अ जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन? तो कोलाइडल पार्टिकल्स में हम वो टिंडल इफेक्ट पढ़ चुके हैं, है ना, कि किस तरह से जो हमारा जो भी मिक्सचर है,
वो मिक्सचर कितने तरह के हो सकते हैं ज़रा बताएंगे कमेंट में। तो जो भी मिक्सचर है वो उसके पार्टिकल्स इफ़ दे आर लार्ज इनफ टू स्कैटर द लाइट तो हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये 1827 में रॉबर्ट ब्राउन जी ने बताया था। मिक्सचर हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है होमोजेनस यानी सजातीय, और दूसरा होता है हीट्रोजेनस जिसको क्या बोलते हैं विजातीय। तो होमोजेनस में क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, और हीट्रोजेनस में 10 नैनोमीटर से बड़ा होता है पार्टिकल साइज़। इसी के बीच में हमारा कोलाइडल सोल्यूशन आता है जिसमें कि 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल का साइज़ होता है। होमोजेनस क्योंकि पार्टिकल साइज़ इतना छोटा होता है कि टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं पाते हैं ये। कोलाइडल जो होते हैं इनको हम हीट्रोजीनस ही ट्रीट करते हैं। हीट्रोजीनस ये आपके ये होते हैं, इनको क्या बोलते हैं सोल्यूशन बोलते हैं। कि इसका एग्जाम्पल दे दो, सॉलिड सोल्यूशन का एक एग्जाम्पल रखो, ठीक है। कोलाइडल की अगर बात करेंगे तो इनको कोलाइडल बोलते हैं, और हीट्रोजीनस को हम सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। होमोजेनस का एक एग्जांपल हो जाएगा हमारे जो एलॉयज़ होते हैं, जो हमारी मिश्र धातुएं होती हैं वो होमोजेनस सॉल्यूशंस कहलाते हैं। एलॉयज़ में अगर एक हमारा कंपोनेंट मरकरी है तो ऐसे एलॉय को हम क्या बोलते हैं होमोजेनस जो होते हैं ये आपके स्टेबल होते हैं सॉल्यूशन मिक्सचर्स। हीट्रोजेनस स्टेबल नहीं होते हैं, ये नॉट स्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। और अगर मरकरी हो गया तो उसको हम एमलगम बोलते हैं। कॉपर और जिंक का क्या होता है एलॉय, ब्रास होता है। कॉपर और टिन का ब्रॉन्ज होता है। लेड और टिन का क्या होता है, सोल्जर होता है, सोल्डर, ठीक है। कोलाइडल में ही हमें डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम देखने को मिलता है, और वो पूरा जो चार्ट है डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम को वो आपको एक बार देख लेना, वो आपके लिए होमवर्क। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1827 में। 1820 में क्या हुआ था, हर्न्स क्रिश्चियन ऑस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न दबाव का क्षेत्र है। ITCZ हॉट लैटिट्यूड फ्रिजिड जोन या फिर पोल्स। ITCZ क्या होता है, अब ये होता है इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, जिसको अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। अंतः अभिसरण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारी परमानेंट विंड्स होती हैं कैसे चलती हैं, कोई भी विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, ठीक। तो यहाँ पे आपको पता है इक्वेटर में लो प्रेशर होगा, इस तरह से इक्वेटर की तरफ विंड्स आएंगी क्योंकि इक्वेटर में लो प्रेशर है इसलिए। तो और ये विंड्स फिर डेविएट होंगी किसकी वजह से, किस फोर्स की वजह से, तो वो फोर्स है हमारा कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स क्या करता है, कॉरियोलिस फोर्स क्या काम करता है, ये चीज़ों को नदर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में चीज़ों को लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है। कॉरियोलिस फोर्स जीरो होता है कहाँ पे, इक्वेटर में यानी कि भूमध्य रेखा पे, और मैक्सिमम होता है कहाँ पे, पोल्स यानी कि ध्रुवों पे। और ये विंड स्पीड पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। विंड की स्पीड तेज तो कॉरियोलिस फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। तो अब ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे इन आर केस विंड है तो ये राइट की ओर डिफ्लेक्ट होंगी, ये सदर्न हेमिस्फीयर है तो यहाँ पे लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होंगी। तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे बना सकता हूँ अपनी विंड्स को, हमारी विंड्स कुछ इस तरह से चलेंगी नदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि चीज़ें लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं तो इस तरह से। तो जहाँ पे ये कौन सी विंड कहलाएंगी, ये नॉर्थ ईस्टर्लीज कहलाएंगी या साउथ ईस्टर्लीज। विंड का नाम उसके डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पड़ता है। तो ये ऊपर वाली नॉर्थ ईस्टर्लीज, दूसरी नीचे वाली साउथ ईस्टर्लीज, जहाँ पे ये मिलेंगी उसी को ITCZ बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि एकदम इक्वेटर पे एकदम सटीक 0 डिग्री पे मिलती है, नहीं, ये ITCZ जो जोन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, मतलब काफ़ी इर्रेगुलर शेप, देख रहे हो इस तरह का कुछ होता है, इस तरह का होता है ये शेप। क्यों, क्योंकि इसका सन का मूवमेंट के हिसाब से, जैसे सन ऊपर गया तो गर्म कंडीशन ऊपर चली जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक नीचे जाता है, वो कर्क रेखा तक ऊपर और मकर रेखा तक नीचे। तो उसकी वजह से जैसे ऊपर मूव होगा तो नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज थोड़ा ऊपर मिलेंगी, और जब नीचे आएगा यानी जब उसका दक्षिणायन होगा सन का तो वो नीचे मिलेंगे। तो उस जोन को ITCZ बोलते हैं। एक चीज़ किसी ने नोटिस करी कि यहाँ पे मैंने ऊपर तक बनाया है काफ़ी, सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत उतना नीचे तक नहीं गया मैं। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि एक्चुअल में ऐसा ही होता है। कोई रीज़न बता सकता है सदर्न हेमिस्फीयर में ये ITCZ उतना नीचे तक क्यों नहीं जाता है?
मैंने तुम्हें बताया था अगर कभी भी कुछ भी पूछ ले तुमसे कि ऐसा नदर्न हेमिस्फीयर में क्यों होता है, सदर्न में क्यों नहीं होता, या फिर नदर्न में क्यों नहीं होता, सदर्न में ही होता है, तो उसका मैंने सिर्फ एक ही रीज़न आपको बताया था कि इन सब सवालों का उत्तर एक ही उत्तर होता है 99% ऑफ केसेस में। हॉर्स लैटिट्यूड की अगर बात करें तो इनको अश्वच्छांश बोलते हैं। ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये जो आपके 23.5 डिग्री है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, यानी कि जो हमारे मिड लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। मिड लैटिट्यूड्स, यहाँ पे कंडीशंस होती हैं ठंडी, यहाँ पे जो हमारी विंड्स होती हैं वो सबसाइड करती हैं। सबसाइड मतलब है कि वो नीचे गिरती हैं, ठंडी हवा नीचे गिरती है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें क्लाउड का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए जब पहले हॉर्स की ट्रेडिंग होती थी तो शिप्स में होती थी, शिप्स नहीं आगे बढ़ पाते थे तो हॉर्सेस को वहीं पे फेंक दिया जाता था, सो दैट एटलीस्ट शिप तो मूव करे, हम तो जिंदा बच जाएं, हॉर्स चाहे भले मर जाएं। तो उन लैटिट्यूड का नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड। ITCZ इसका सही आंसर होगा, रीजन ऑफ लो प्रेशर, जहाँ गर्मी पड़ती है, मैंने आपको बताया था लो प्रेशर। फ्रिजिड जोन आपको ही पता है, ये जो हमारा 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है, नॉर्थ एंड साउथ, ये आपको फ्रिजिड जोन कहलाता है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है ये फ्रिजिड है, ये फ्रिजिड है। ठीक, क्लियर। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि नीचे हमारा लैंड मास कम है, ऊपर लैंड मास ज़्यादा है। और तुम्हें बताए थे कि जो लैंड मास होता है, लैंड की एक खासियत होती है, ये जल्दी हीट होता है, जल्दी कूल होता है, और जो पानी होता है वो धीरे धीरे हीट होता है, धीरे धीरे कूल होता है। इसलिए हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। तो अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये है कि आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है अच्छे से। ये तो देखी नहीं है तो अच्छे से नहीं देखी आपने, क्योंकि मैंने एकदम सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाई थी। कैसे, देखो आपको कन्फ्यूज़न होगा ना, फर्स्ट अफगान वॉर में, सेकेंड अफगान वॉर में, ठीक है, फर्स्ट सिख वॉर में और सेकेंड सिख वॉर में। ठीक, फर्स्ट अफगान, ए से अफगान, ए से ऑकलैंड, कल वाली क्लास में देखा था हम लोगों ने, ए से ऑकलैंड। सेकेंड अफगान, सेकेंड अफगान ये लिटन के टाइम पे हुआ था। फर्स्ट सिख वॉर, हार्डिंगे फर्स्ट, हार्डिंग फर्स्ट पहला वाला है ना, तो पहले हार्डिंगे फर्स्ट के टाइम पे हुआ ये। और सेकेंड सिख वॉर ये डलहौजी के टाइम पे हुआ। अब डलहौजी कब आया था थ्रोन पे, 1848, तो सेकेंड सिख वॉर भी उसी टाइम पे हुआ था, 1848। फर्स्ट अफगान वॉर की बात करें 1838 से लेकर 42। लिटन किस टाइम पे था, ये 1878 में हमने देखा था कि ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लाया था, आर्म्स एक्ट लेके आया था। 1877 में दिल्ली दरबार पहला वाला इसने ऑर्गेनाइज करवाया था। आंसर इसका लिटन होगा। ठीक, और डलहौजी ने क्या क्या करवाया था, हाउस, घर में घुसा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, रेलवे लाइन चलाई थी 1853 में बॉम्बे टू थाने के बीच में, टेलीग्राफ लाइन बिछाई थी, पोस्टल जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है PWD इस्टेब्लिश किया था, पोस्टल रिफॉर्म्स इसने करवाए थे, प्लस इसी के टाइम पे एक एजुकेशन का वुड्स डिस्पैच आया था, वुड्स डिस्पैच आया था, जिसने कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो कि मैकुलेज मिनट ने, जो किसके टाइम पे आया था बताएंगे कमेंट में, उसको पूरी तरह से नेगेट कर दिया था। और किसने, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को, आर्म्स एक्ट को रिपील कर दिया था। अब आगे मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं इस पे क्वेश्चन रखूँगा, क्योंकि कल इसीलिए क्लास रखी थी, सो दैट ये क्वेश्चन अब ना रखने पड़े। ठीक है, ये इसलिए रख दिया है सो दैट जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो फिर से उनको एक बार रिमाइंडर देने के लिए और रिवाइज करने के लिए। तो रिपील की बात करें तो किसने किए थे, रिपन ने, जिनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, हंटर एजुकेशन कमीशन, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। और मैकुलेज मिनट आया था विलियम बेंटिक के टाइम पे। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए मैं दे देता हूँ, एंड दैट इज सब्सिडी अलायंस किसके टाइम पे आया था, सब्सिडी अलायंस किसके टाइम पे आया था, और सेकेंड मराठा वॉर और फोर्थ मैसूर वॉर किसके टाइम पे हुआ था। दोनों एक ही टाइम पे हुआ था। और फोर्थ मैसूर वॉर याद रखना बड़ा आसान है, क्यों, क्योंकि सब्सिडी अलायंस जो 1798 में आया था, वेलेस्ली लेके आया था, बता ही दे देते हैं, वेलेस्ली लेके आया था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद पहला बना था एक्सेप्ट करने वाला। 1799 में मैसूर ने एक्सेप्ट कर लिया था। काहे से, मैसूर में जो टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, तो ये भी वेलेस्ली के टाइम पे हुआ होगा।
तो ऑब्वियस सी बात है भी वेलेस्ली के टाइम पे हुआ होगा। वहीं बात कर लें अगर फर्स्ट मराठा और दूसरा मैसूर, तो ये किसके टाइम पे हुआ था? सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये तुम इतना तो बता ही सकते हो, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था जिसने कि डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल ख़त्म किया था 1772 में। और पहला गवर्नर जनरल था एंड द ओनली गवर्नर जनरल था जिसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट चलाया गया था ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। द क्रस्ट इज द Earth's outermost layer that is less than -% of the Earth by mass, with oceanic crust and continental crust, often consisting of more felsic rocks. अब क्रस्ट मेंटल कोर पे आखिरी क्वेश्चन है, अब नहीं रखूंगा मैं, ठीक है। क्रस्ट मेंटल कोर, सियाल, सीमा, सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, और ये है नीफे, निकल आयरन। क्रस्ट का कॉम्पोजिशन क्या होता है? ओ सियाल, जैसे बुलाते हैं ना ओ भाई, तो ऐसे ओ सियाल, मेंस में आया था क्वेश्चन ये। और ये जो ओ सियाल करके पढ़ाए थे काम भी आ गया था। परसेंटेज नहीं भी याद है तो भी काम आ गया था, क्योंकि परसेंटेज मैच करवाना था। परसेंटेज नहीं पता था तो भी मैच करवा सकते थे, क्योंकि ओ सियाल इस ऑर्डर में है कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, देन सिलिका है, देन एल्यूमिनियम है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा वाला परसेंटेज ऑक्सीजन के पास जाएगा, देन सिलिका के पास जाएगा 27.7%, और एल्यूमिनियम के पास जाएगा 8.1%, ठीक है। देन आता है आपका ये आयरन, रफली 5%। एग्जैक्टली परसेंटेज मत याद करो, लेकिन पहले दो के याद कर लो, ठीक है। देन इसमें आपका कैल्शियम भी आता है, मैग्नीशियम भी आता है, सोडियम भी है इसी में। ये क्रस्ट का कॉम्पोजिशन है, ठीक। फिर अगर हम बात करें तो कितना परसेंटेज है बाई मास और बाई वॉल्यूम? तो बाई वॉल्यूम तो बताया था 1%, 84%, और बच गया 15%। ये है बाई वॉल्यूम। बाई मास पूछ रहा है यहाँ पे, तो बाई मास अगेन अर्थ 1%, यहाँ पे लिख देते हैं सो दैट क्लियरली डिस्टिंग्विशन आप कर पाएँ। 1%, 68% एंड 31%, इतना ही होगा ना? हाँ, अरे मैथ्स बहुत तेज है, तुम्हें रोज़ बताते हो, तुम समझते नहीं हो तुम, ठीक है। मास 1%, 68% और 31%, क्लियर। बाकी मैं नहीं बताने वाला हूँ। आउटर कोर लिक्विड होती है, इनर कोर सॉलिड होती है, इसी की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। ये लिथोस्फीयर होता है क्रस्ट का, सॉलिड पार्ट, क्रस्ट और सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, ठीक है। और डिस्कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, ठीक है। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, तो ये मैं नहीं बताऊँगा ठीक है, मैं बता दूंगा लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। इन विच ईयर जेम्स मिल पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? किसने पब्लिश किया था, और सॉरी कब पब्लिश किया था? ये दिखा हुआ है कि किसने पब्लिश किया था, जेम्स मिल ने। तो ये 1817 में, 1817 में, याद है। हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा, डेविड हेयर प्लस राजा राम मोहन रॉय, 1817 में ही तो बना था। 1790 में जोनाथन डंकन ने बनाया था, हिंदू कॉलेज एट बनारस। अच्छा, एक कमेंट में बताएंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कल मैंने आपको पढ़ाया था ये कब बनी थी, और कौन था इस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि क्यों बनाई गई थी? ये सारे जो धर्म ग्रंथ हैं इनको कन्वर्ट करने के लिए इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये 1784 में, जिस साल पिट्स इंडिया एक्ट आया था, और इस समय वॉरेन हेस्टिंग ही था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वाई डज वन गेट क्रैम्प्स आफ्टर सडन फिजिकल एक्टिविटी? अचानक शारीरिक गतिविधि के बाद ऐंठन क्यों होने लगती है भाई? तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। जरा बताइए, पेप्सिन एंजाइम कौन रिलीज़ करता है? तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया होती है जिससे हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है, या फिर एनर्जी को ब्रेक करती है उसको यूजेबल फॉर्म में। हम ह्यूमंस किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं, और प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? अभी CAPF के पेपर में पूछ लिया गया कि जो ह्यूमंस हैं वो किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं। हम लोग कर चुके हैं, PY की सीरीज में पहले कर चुके हैं, और ये अभी CAPF AC के एग्जाम में पूछ लिया उसने। ग्लूकोज अब होता क्या है? जैसे हमने ब्रीथ किया, सभी लोग ब्रीथ करेंगे। ब्रीथ किया तुमने? ये नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। अभी चलो रेस्पिरेशन कल यही वाला क्वेश्चन रख लेंगे कि पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा समझ लेंगे, ठीक है। तो उसको स्किप करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। लंग्स के थ्रू ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के पास पहुंची।
मैंने तुम्हें बताया था कि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है। ब्लड की खोज किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी, ब्लड ये जो ग्रुप वगैरह होते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन की अगर बात करें तो विलियम हार्वे ने डिस्कवरी करी थी। तो जो ब्लड है ये ऑक्सीजन लेके जाएगा, और ब्लड के जल्दी से रिकॉल को, ब्लड के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, लिक्विड कॉम्पोनेंट होता है, सॉलिड कॉम्पोनेंट होता है। लिक्विड कॉम्पोनेंट प्लाज्मा का बना होता है, प्लाज्मा 55% ऑफ ब्लड होता है। इसका प्लाज्मा जो होता है 55% ऑफ ब्लड खुद 90% वाटर से बना होता है, 92% रफली वाटर से बना होता है, बाकी 8% हार्मोन्स और एंजाइम्स वगैरह होते हैं। इसके जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, आरबीसी राइथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी आपका लिम्फोसाइट और आपका ल्यूकोसाइट, और आपका जो प्लेटलेट है वो थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी बाई कॉनकेव शेप का होता है, 120 दिन तक इसका लगभग टाइम पीरियड होता है, 20 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का होता है, और 9 से 10 दिन रफली होता है प्लेटलेट का। प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, डब्ल्यूबीसी डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं, आरबीसी ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं। रेड कलर की होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन रेड क्यों होता है? क्योंकि आयरन का प्रेजेंस होता है उसमें, इसलिए होती हैं। और डब्ल्यूबीसीज के हमने डिफरेंट टाइप्स देखे थे, ठीक। तो अब ये जो ऑक्सीजन है ये जाएगा किसके पास? हर एक सेल के पास। वहाँ पे बैठा हुआ है ग्लूकोज। वहाँ पे पहले तो साइटोप्लाज्म, जो सेल का आउटर लिक्विड स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म, इसको सेंट्रोजोम से मत कंफ्यूज कर देना। सेंट्रोजोम में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको सेंट्रियोल बोलते हैं, सिलेंडर शेप के होते हैं जो सेल डिवीजन में काम आते हैं। याद करो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 9+0 या फिर 9+2 होता है। तो 9+0 वाला हम कर चुके थे। तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटेगा। ये साइटोप्लाज्म में होगा, सेल के बाहर होगा। सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है, एक कोशिकांग होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये आपका सॉसेज शेप का होता है, 0.6 से लेके 1.2 माइक्रोमीटर का इसका एक तरह से साइज़ होता है। इसमें इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? हमने पढ़ा था कि इनर मेम्ब्रेन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यानी कि जो कोशिका है उसकी ऊर्जा मुद्रा होती है ये, ठीक। और आउटर वाली जो होती है वो लेरोपोरस होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये किस में इन्वॉल्व होता है? एपोप्टोसिस, जो कि क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ये भी पढ़ चुके हैं। तो कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है? पाइरुवेट बन गया। अब पाइरुवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो ऑक्सीजन हमने अभी ब्रीथ किया है, वो तोड़ेगा इसको और बनाएगा एनर्जी। अब समझे एनर्जी कैसे बनती है? जो क्या है एटीपी, टोटल 38 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 यहाँ पे बनेंगे और 36 यहाँ बनेंगे, तो 38 टोटल। 38 मतलब 36 माइटोकॉन्ड्रिया में, 2 साइटोप्लाज्म में, वाटर और CO2 निकलेगी एज अ बाई प्रोडक्ट। ये तो हो गया जो हमारी सेल में होता है। जो मसल सेल्स में होता है, जब बहुत जोर के भागते हैं, तो बहुत जोर के जब भागते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि भागने में ध्यान रहता है तो ऑक्सीजन उतना इनहेल नहीं कर पाते हैं। अब क्योंकि उतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है। ये नहीं बोलना ऑक्सीजन की एब्सेंस है, और ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन ऐसे ब्रीथ कर तो रहे हैं, शैलो ब्रीदिंग है, लेकिन है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो इसकी वजह से ये जो पूरी तरह से इसका हम बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन नहीं होता, और लैक्टिक एसिड तक ही रुक के रह जाता है। यही लैक्टिक एसिड मसल सेल्स में डिपोजिशन होता है, और यही जो है क्रैम से डेवलप करता है। एनर्जी तो बनेगी ही बनेगी। अब मान के लेते हैं, मतलब अब तीसरा केस लेते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसकी डिस्कवरी वगैरह अगर हम बात करें तो ये लुईस पास्चर जी ने करी थी। इन्होंने सन 1857, जब हम अपने आज़ादी का पहला युद्ध लड़ रहे थे 1857 में, है ना, सिपॉय म्यूटिनी हो रही थी, तब इन्होंने बताया था कि किस तरह से शुगर से दारू बनाई जा सकती है, एथेनॉल बनाई जा सकती है। एनर्जी तो कॉमन है सब में, यहाँ CO2 वाटर बना, यहाँ लैक्टिक एसिड बना, और यहाँ पे एथेनॉल बन गया। कहाँ पे होता है? खमीर में, ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट वगैरह में होता है। इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन अगर पूछ ले किसने डिस्कवरी करी, कब करी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन पेप्सिन कहाँ पे होता है? पेप्सिन ये बनता है, पेप्सिन किस में होता है? पेप्सिन स्टमक में होता है ये, ठीक है। स्टमक में होता है, क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करता है, ठीक है। और कौन सा दूसरा एक एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है? तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन, बिल्डअप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नो, बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड का बिल्डअप होता है। लैक्टिक एसिड और किस में देखने को मिलता है? जो हमारे कर्ड होता है, दही वगैरह, उसमें देखने को मिलता है, जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। और जो हमारा ट्रिप्सिन होता है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करता है, वो भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में काम को तोड़ता है, बट ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, पेप्सिन, और ट्रिप्सिन बेसिक में। ख़त्म होते हैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस, और अब स्टार्ट होंगे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। दैट इज़ करंट अफेयर्स का शॉर्ट अब हम करेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, कानपुर मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर होगा, बस मिलना है आपसे, हंसते हुए कम से कम 10-15 इमोजी। वाओ। फर्स्ट नैनो DAP प्लांट इनॉग्रेटेड इन, पहला नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट
ये प्लांट कहाँ पे, और अमोनिया को किसने सिंथेसाइज किया था, किसने सिंथेसाइज किया था इसको। तो सही आंसर क्या होगा, ये हुआ है आपका, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, होगा आपका मुझे ही कन्फ्यूज़न हो गया, ये होगा ये अमित शाह जी ने किया था, अमित शाह जी ने किया था, और आ, भावनगर में किया था इसको, ठीक है, भावनगर गुजरात में किया था, भावनगर गुजरात में किया था अमित शाह जी ने नैनो डीएपी। और अमोनिया को किसने सिंथेसाइज किया था, फ्रेडरिक वोलर ने, ठीक है। भावनगर नहीं यार, गांधीनगर होगा, हाँ गांधीनगर होगा, ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर, गांधीनगर इसका आंसर होगा, ठीक है। मैंने इस तरह से ऑप्शन सेट किया कि मैं ही कंफ्यूज हो गया, अमित शाह ने इसको इनॉग्रेट किया था, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, आपको सुपर चैट भेजने से आप तक पहुंचता है कि नहीं पैसे, पता नहीं यार, मैंने ज़्यादा देखा नहीं पैसे, मुझे पता नहीं, सच्ची नहीं पता कि वो सुपर चैट वाले पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं तो यहाँ तक चेक भी नहीं करता हूँ कितने पैसे आए इस महीने यूट्यूब से। आईएनएस इम्फाल इज़ा, आईएनएस इम्फाल पहले मतलब था क्रेज़, पहले पापा पूछते थे ना पहले एक्चुअली होता क्या इसमें, आई थिंक अब तो काफ़ी टाइम हो गया देखे हुए, लेकिन पहले बड़ा क्रेज़ रहता था देखने का कि भाई कितने पैसे आए इस महीने, तो वो आते थे 11 तारीख को रात को, पहले 12 बजे आया करते थे, तो पापा का हमेशा फ़ोन आता था और कितने पैसे आए इस महीने तो 12 तारीख काफ़ी मतलब उस सेंस में वो रहता है, लेकिन अभी तो खैर नहीं देखते हैं कितना क्या आता है, क्योंकि पहले पहले का तो मोनेटाइजेशन ही ऑफ रखते हैं, ठीक है, कुछ ही वीडियो से मोनेटाइजेशन ऑन रहता है ज़्यादातर में। तो जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपने ऐड नहीं देखा होगा, नहीं तो क्या होता है कि अगर ऐड में यहाँ पे मैं डालता हूँ, यूट्यूब वालों को कॉल आया था, ठीक है, कि वो एक प्रोग्राम इन्होंने रन किया था, तो उसमें मतलब सेलेक्ट किया गया होगा कुछ चैनल्स को, तो उसके तहत एक वो असाइन किया गया था यूट्यूब, जो भी मतलब उनका टीम का होता है, तो बोल रहा था कि सर यू आर लूजिंग अ पोटेंशियल रेवेन्यू, डू यू नो दैट। हमने कहा नो नो टेल मी तो बोलता है आपने नोटाइजेशन को ऑफ कर रखा है, इनको ऑन करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। हमने कहा अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था तो फिर हमने उसको अपना लॉजिक समझाया कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, स्टूडेंट्स को दिक्कतें होती हैं बीच में, अच्छा ये कारण है। तो आईएनएस इम्फाल, तो आईएनएस इम्फाल तो ये क्या है, ये एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ये ध्यान रखना, हमारा एक पहले कोलकाता क्लास का एक प्रोजेक्ट चलता था, लेकिन उसको फिर रिप्लेस किया गया प्रोजेक्ट 15B, जिसके तहत हम 4 इस तरह से स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाएंगे। पहला वाला हमने बनाया था आईएनएस विशाखापट्टनम, इसीलिए इसको विशाखापट्टनम क्लास बोलते हैं। दूसरा जो हमने बनाया था वो था, कौन सा था दूसरा वाला, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये तीसरा वाला है, ठीक है, थर्ड है। और जो चौथा और लास्ट होगा, फोर्थ और लास्ट होगा, वो होगा आपका आईएनएस सूरत, वो आपका आईएनएस सूरत होगा चौथा, ये है तीसरा नंबर का आईएनएस इम्फाल, ठीक है। राजनाथ सिंह ने जी ने इसको लॉन्च किया, कहाँ पे इसको कमीशन किया गया, मुंबई में इसको कमीशन किया गया। और इसको डेवलप किसने किसने कंस्ट्रक्ट किया, तो मजगोंग डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है, शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अच्छा, नेवल बेस हमने लक्षद्वीप में एक डेवलप किया था, वो क्या था, वो था उसका नाम था आईएनएस जटायु, मिनी कोय में, ठीक है, आईएनएस जटायु, ये ध्यान रखना। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो किसको हमने अभी नवरत्न डिक्लेयर किया है, इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स लिमिटेड, या फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड, या फिर बोथ ए एंड बी। तो नवरत्न का स्टेटस मिला है इरकॉन और राइट्स दोनों को, बोथ ए एंड बी। ऑयल इंडिया लिमिटेड को ध्यान रखना महारत्न, जो नवरत्न से भी ऊपर का स्टेटस होता है वो महारत्न को मिला हुआ है, जैसे कि गेल इंडिया हमारा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा, गेल ने HVJ हज़ीरापुर, विजयनगर और ये जो जामनगर, ये जो आपकी रिफाइन ये जो पाइपलाइन है, इसको इनाग्रेट मतलब इसके अंडर में ही आती है, ध्यान रखना। आई थिंक इसी तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्वेश्चन क्या था, लेकिन ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पाइपलाइंस किसके अंडर में है, तो गेल के। 1986 में इसको स्टार्ट किया गया था इस प्रोजेक्ट को, और 1986 में ही गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी गैल भी बना था, ठीक है। इसका है ये आपका है हज़ीरा, ये होगा आपका विजयपुर, और हज़ीरा विजयपुर, और ये है आई थिंक जगदीशपुर,
जगदीशपुर, ठीक है। ये हज़ीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। जगदीशपुर इफ़ नॉट रॉन्ग ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है। जो विजयपुर है ये आपका यूपी में पड़ता है, ये आपका एमपी में है, आई थिंक गुना करके डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। और जो हज़ीरा है ये आपका गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर होता है हमारा ख़त्म। अब बाकी आप जल्दी से कमेंट में दो मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन रखे हुए हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए। एक तो है कि ट्रिपल जंप में वाइट फ्लैग किस चीज़ को इंडिकेट करता है, और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको नहीं देना है, ये जब अभी ख़त्म हो जाएगा लेक्चर रिकॉर्डेड में जाएगा तब देना है उसमें, ठीक है। सर व्यूज़ अबाउट बांग्लादेश करेंट सिचुएशन कंडीशन, तो अभी इस पे मैं अभी इस पे तुरंत ही वीडियो बनाने जा रहा हूँ मतलब एक शॉर्ट, वो जो शॉर्ट फॉर्मेट में होता है ना, रील फॉर्मेट में। वो आपका रेवेन्यू कितना है किससे? यूट्यूब से तो यार मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा कितना क्या है, और मुझे पता भी नहीं, जितना आता है तो आ जाता है जो बैंक अकाउंट में। सर जल पी लीजिए, मोमो जी देखो कितनी केयर करता है। हाँ मुरमुगाँव थी दूसरी वाली, यस 15B में दूसरी वाली मुरमुगाँव थी, यस ठीक है। जो मरमगांव हमारा पोर्ट भी है, जुआरी रिवर के ईश्वरी पे बना हुआ है ना। मिलते हैं कल के सेशन में जो हमारा होगा, बाकी किसी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। पीरियडिक टेबल की डेडिकेटेड वीडियो ला दो राहुल सोनी। आज तो हम लोग बैटल्स करेंगे, कल फॉर श्योर, कल पक्का करते हैं राहुल, ठीक है। हाँ अब वो मुझे बताना था एक बार कि किस तरह से करने वाले हैं। और पीडीएफ के जो आपको अगर पीडीएफ लेनी, जिनको भी पीवाईक्यू सीरीज़ की, ये पीडीएफ तो जो मैंने पढ़ाया है पीपीटी की परमार एसएससी के टेलीग्राम पे मिलेगी। और ये जो पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है वो अगर आपको चाहिए तो आप एप्लीकेशन से ले सकते हैं, यहाँ से हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के फार भी बची है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार पूरी करने से अच्छा, क्योंकि ये टाइम में हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में सबसे पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका पीरियडिक टेबल वाला, तो वो कराऊंगा। फिजिक्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो सारे टॉपिक्स नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो हम लोग करेंगे। वन टॉपिक वन वीडियो वाली जो हमारी शाम को सीरीज़ चल रही है उसी के तहत ही करेंगे, ठीक है। 13th रॉक एडिक्ट में है रेनी शर्मा, बताया तो था मैंने कलिंग वॉर के बारे में, 13th रॉक एडिक्ट में मैंशन है। सर ठग्गू के लड्डू खाए हैं कानपुर में, प्रियांक। हाँ प्रियांक खाए हैं, एक ही बार खाए हैं, लेकिन जितना हाइप है उतने अच्छे नहीं हैं। घर के लड्डू को कोई बीट नहीं कर सकता है। सर वो रेंज ऑफ रेनफॉल कितना होगा? रेंज ऑफ रेनफॉल नीतू वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे बारिश कम होती है। जैसे राजस्थान वैसे स्टेट हैं कि ये तो बिल्कुल ही सूखा पड़ा रह गया, बहुत ही ज़्यादा बारिश होगी तो रेंज बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहीं पे अगर केरल जैसे स्टेट लें तो वहाँ पे बारिश होती रहती है, तो रेंज उतना ज़्यादा पीक नहीं जा पाता है। ऐसे ही रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर जो हमारे कॉन्टिनेंट के इंटीरियर वाले पार्ट होते हैं, जैसे राजस्थान के जगह कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहाँ पे डायरनल यानी डेली और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे काफ़ी कम, ये सब पढ़ चुके हैं। क्यों कोस्ट में क्यों कम होता है? क्योंकि कोस्ट में इसका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है सी का, और अंदर हो जाता है कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट यानी महाद्वीपीयता इफेक्ट हो जाता है। तो ये आज हम लोग लेक्चर करने वाले हैं, शाम को 6:30 बजे लेक्चर्स होगा, जहाँ पे एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स हम लोग करने वाले हैं, फ्रॉम द एंशिएंट टिल द मिडाइवल। मिडाइवल में ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, कौन जीता, कब हुआ, किसके बीच में हुआ, वो सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर। मिलते हैं कल एट द सेम टाइम। ये है क्वेरी नंबर, मेरा नंबर नहीं है, तो आपको अजय कुछ क्वेरी तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। फैक्ट्स को बार बार रिकॉल करना पड़ेगा स्मिता, है ना, ऐसे याद नहीं होते हैं फैक्ट्स, उनको बार बार रिकॉल करते रहना होता है हमें। डेट ऑफ सीजल आप वही मान के चलो पूनम 20th सितंबर तक, मेरे हिसाब से 20th सितंबर तक आपके स्टार्ट हो जानी चाहिए। देव समाज 1887, यस 1887 में बना था, शिव नारायण अग्निहोत्री ने बनाया था। देव ओके ठीक है, आई थिंक मैंने 1877 बोल दिया गलती से ना।
अच्छा मैंने इस तरह से बोला था आई थिंक कि थियोसॉफिकल सॉरी 1873 में आपका सत्यशोधक समाज बाई ज्योतिबा फुले जिन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी लिखी। देन 1875 में आर्य समाज मूल शंकर यानी हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी, गो बैक टू वेदास इंडिया फॉर इंडियंस। और उसके 2 साल बाद नहीं, एक्चुअल में 2 साल बाद तो 1877 हो जाएगा ना। 1887 में देव समाज बना था, 87 यानी कांग्रेस के फॉर्मेशन के 2 साल बाद आपकी शिव नारायण अग्निहोत्री ने बनाया था इसको लाहौर में। ये कानपुर से ही थे शिव नारायण अग्निहोत्री, IIT रुड़की में पढ़े हुए थे। चलो थैंक यू, मिलते हैं कल एट द सेम टाइम 9:15 AM पे विद द लेक्चर नंबर 26। थैंक यू।